सारी न्यूज ऐसी है कि जो जिसको आप कहते हैं कि फॉग ऑफ वॉर, कि जी कुछ पता नहीं चलता कि इस टाइम पे कौन सी सही खबर है, कौन सी गलत खबर है। तो मेरे ख्याल में कि जो सबसे दुरुस्त खबर है वो वही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, और वही खबर है कि जिसको ध्यान देना चाहिए। तो जो हम लोग एक्सपेक्टेशन किए थे, गवर्नमेंट ने कुछ और डिसाइड किया। गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू अटैक पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेटमेंट को, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, या ऐसे टारगेट्स को जिनको लॉ ऑफ वॉर की भाषा में लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट कहते हैं। कि जनाब बल्कि 24 मिनट के अंदर तय किया कि जनाब मुजरिम कौन है। नंबर 2, उन्होंने खुद ही जज, मुदई, वकील सब कुछ बन के, तो उन्होंने ना सिर्फ यह कि पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है उनके ऊपर टारगेट्स के ऊपर अटैक किया, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर की, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स के ऊपर अटैक किया। अब आप भले कहें कि वो जैश मोहम्मद है, भले कहें कि जी वो मस्जिद को हम नहीं मारना चाहते थे, लेकिन आपने हमारी मस्जिदों को मिसाइल हमले के साथ उड़ाया है। ये एक हकीकत है और ये हो चुका है। और ये जो रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं, इसके बाद पाकिस्तान ने क्या करना है या पाकिस्तान की स्वाबी। बिकॉज लोगों के मन में तो यह था कि अब चढ़ाई ही कर दो, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो नहीं किया है। तो अगर पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है उनको ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट इज सेइंग अगेन कि आप अगर लाना चाहते हो, लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो वी आर फुल रेडी, नो प्रॉब्लम विद दैट। But as far as we are concerned, Operation Sindoor was done and dusted. We targeted those who we thought and we had credible information कि ये लोग थे जहां से हमारे अगेंस्ट में प्लानिंग की गई थी, और इन्होंने समाज में हिंदू मुसलमान का जहर घोलने का काम किया था। और हमारे यहाँ पे चूंकि एक वाइब्रेंट भारतीय समाज है जो अपने आप को इस्लाम से जोड़ता है, और वो हमारी सोसाइटी का पार्ट है, इसीलिए मोदी जी ने जब प्रेस ब्रीफिंग की गई तो उसमें 2 महिलाओं ने इस प्रेस ब्रीफिंग को किया, और आतंकवादियों को एक करारा तमाचा मारा गया कि अगर आप महिलाओं को किसी तरीके से कम समझते हो पुरुषों से, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो शक्ति महिलाओं को ही मानी जाती है। हाय व्यूवर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा ने, और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा ने। थैंक यू सो मच मेजर साहब, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे वॉर के हवाले से। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर अटैक किया गया और उसकी रिटेलिएशन भी की गई, और उसके बाद बहुत सारी खबरें सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं जिसपे ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि ये खबर आया कि सच है या झूठ है। अगर हम सैटेलाइट मीडिया की बात करें, तो इंडिया की सैटेलाइट की बात करें तो वहां पर पाकिस्तान के अगेंस्ट खबरें और यहाँ पर जो है वो इंडिया के अगेंस्ट खबरें हैं। ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे के आमने सामने है तो एक दूसरे के खिलाफ ही खबरें होंगी, लेकिन हकीकत क्या है जो सोशल मीडिया पे हम खबरें देख रहे हैं, जो मिसाइल ड्रोन के अटैक्स हो रहे हैं। आज डीएचए में भी यानी कि लाहौर में डीएचए में अटैक हुआ, जिसमें जो है वो बात करेंगे उस पर, और उसके अलावा इंडिया की जानिब से भी खबरें आई। अमृतसर के हवाले से भी बात करेंगे कि वहां पर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने अटैक किया, बल्कि पाकिस्तान ने भी ये कहा है कि ये अटैक हमने नहीं किया। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो आगाज हम मेजर साहब से करते हैं। मेजर साहब, क्या कहना चाहेंगे? अमृतसर पर भी हमला हुआ और ये जो सिचुएशन है वॉर वाली, आपको आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कि खत्म होती हुई नजर आ रही है, और पाकिस्तान की जानिब से भी क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं? अगर इंडिया ड्रोन अटैक कर रहा है तो पाकिस्तान की जानिब से क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, और पाकिस्तान उसको क्यों नहीं, या अटैक होने से पहले क्यों नहीं उसको खत्म कर देते? क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, एक तो ये है कि बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान की जानिब से मतलब पाकिस्तान देखे ना, इंडिया ने एक एग्रेसिव पोस्चर लिया और उसके बाद इंडिया ने कहा कि जनाब हमने अटैक करना है। और उसके बाद 22 अप्रैल से लेके आज 8 मई हो गई है, तो कल या परसों उनका अटैक हुआ, 6 की रात को और 7 की सुबह को। तो वो अटैक करने के बाद जो इंडिया ने अपने मसल दिखाने थे वो तो दिखा दिए। तो अब इंडिया के अटैक के बाद पाकिस्तान ने क्या करना है, ये अभी पता चल जाएगा कि अगले चंद आने वाले दिनों में कि पाकिस्तान ने क्या पोस्चर लेना है। तो ये जो बाकी अमृतसर की अभी इस टाइम पे बहुत सारी फेक न्यूज भी चल रही है। बहुत सारी न्यूज ऐसी है कि जो जिसको आप कहते हैं कि फॉग ऑफ वॉर, कि जी कुछ पता नहीं चलता कि इस टाइम पे कौन सी सही खबर है, कौन सी गलत खबर है। तो मेरे ख्याल में कि जो सबसे दुरुस्त खबर है वो वही है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है, और वही खबर है कि जिसको ध्यान देना चाहिए। बाकी ये ड्रोन आ गए या इस तरीके से कोई किसी ने वो अटैक कर लिया, ये सारी चीजें जो है, मतलब ड्रोन एक ऐसी चीज है कि जो कहीं से भी आ सकता है। तो वो इतना बड़ा कंसर्न नहीं है पाकिस्तान के लिए।
पाकिस्तान के लिए बड़ा कंसर्न ये था कि वो जो इंडिया ने एक मतलब एग्रेसिव पोस्चर लिया हुआ था कि वो जो आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा कि हमने अटैक करना है, तो वो जो अटैक है वो उन्होंने कर लिया। तो अब इसके बाद पाकिस्तान ने क्या करना है ये देखने वाली बात है, और वो एक अटैक पाकिस्तान ने जो रिपल्स करना था वो भी रिपल्स कर लिया। तो अभी नेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान क्या करती है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस टाइम पे क्या चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम ने देख लिया कि भाई एग्रेशन क्या इंडिया ने करनी थी, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। तो मतलब इंडिया हैज शोन इट्स कार्ड्स, तो नाउ इट इज पाकिस्तान टर्न के पाकिस्तान इसके ऊपर क्या करता है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब बढ़ते हैं। हम आपके मीडिया ये कह रहा है कि अमृतसर पे जो हमला हुआ है वो पाकिस्तान ने वो मिसाइल गिराए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हालांकि पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने ये हमला नहीं करवाया। और ये भी कहा जा रहा है कि ये आपका इंटरनल मैटर है, तो आप इस पर क्या कहना चाहें? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और देखिए, जैसा कि मेजर साहब कह रहे हैं वैसे ही मेरा भी है कि जो स्टेटमेंट्स गवर्नमेंट दे रही हैं दीज आर द ओनली रिलायबल स्टेटमेंट्स, और किसी स्टेटमेंट को मानने लायक या उस पर ट्रस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज एवरीवन इज ससेप्टेबल टू प्रोपेगेंडा एंड लाइज। तो हमारी जो गवर्नमेंट का, ये देखिए मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, हमारी गवर्नमेंट का आज ये प्रेस रिलीज है, और अगर आप इसको स्क्रीन पे लाएं तो हमारी गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो इंडिया हैड ये ऑन द नाइट ऑफ 7 to 8 May 2025, ये वाला पार्ट में पढ़ रहा हूँ, पाकिस्तान अटेम्प्टेड टू एंगेज अ नंबर ऑफ मिलिट्री टारगेट्स इन नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया, द वर्ड दे आर यूजिंग इज मिलिट्री टारगेट। ठीक है ना, ये इस पे आपको ध्यान रखना होगा जो ड्राफ्टिंग की गई है। द वर्ड द इंडियन गवर्नमेंट प्रेस रिलीज इज सेइंग दैट Pakistan attempted to engage a number of military targets in northern and western India, including Avantipura, Srinagar, Jammu, Pathankot, Amritsar, Kapurthala, Jalandhar, Ludhiana, Adhampur, Bhatinda, Chandigarh, Nal, Falodi, Uttarlai, and Bhuj, using drones and missiles. These were utilized integrated air and air defense mechanism. Every of these attacks is now being साहब, आपसे बड़ी हम्बल सी रिक्वेस्ट, आपकी तरफ से आवाज आ रही है उसकी हवा की, अगर आप उसको म्यूट कर लें थोड़ा सा। तो वो जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो कह रही है आपने मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज किए हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया की गवर्नमेंट का है। हमारा पहले से भी डिमांड था, और जो हम लोग एक्सपेक्टेशन किए थे, गवर्नमेंट ने कुछ और डिसाइड किया। गवर्नमेंट डिसाइडेड नॉट टू अटैक पाकिस्तान की मिलिट्री स्टेटमेंट को, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, या ऐसे टारगेट्स को जिनको लॉ ऑफ वॉर की भाषा में लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट कहते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, गवर्नमेंट या जो इंडियन थिंक टैंक्स थे या इंडियन जो फोर्सेस थी, दे डिसाइडेड टू अटैक व्हाट इंडिया कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर, जिसको पाकिस्तान एक शरारत के रूप में यूज करता है कि भाई हमने नहीं किया, ये तो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। तो मेरे ख्याल से आज एक गुरुद्वारे में भी अटैक किया गया पुंछ के इलाके में, बिकॉज की जो इंडिया ने मिसाइल मारे मस्जिद में, और वो भावलपुर वाली मस्जिद में जहाँ पे कि जैश ए मोहम्मद का जो वो चीफ है उसकी ट्रेनिंग सेंटर चलती है, उसको नॉट एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप अटैक किया गया, बट एज अ प्लेस ऑफ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर टेररिज्म के रूप में अटैक किया गया। इंडिया ने साफ कहा था वी हैव हिट नॉन स्टेट एक्टर्स, और जो टेररिस्ट है उनको अटैक किया गया था। और उसके बाद उसमें उन्होंने लिखा कि हम नॉन एस्केलेटरी अप्रोच रखना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको अटैक कर रहे हैं। तो वो गवर्नमेंट का डिसीजन है। अगर जनता पे डिसअपॉइंटमेंट है या जनता भले टीवी की वजह से हाई टेस्टोस्टेरोन पे आ गई हो, वो बात अलग है, बट द गवर्नमेंट, एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न, दे सेड दैट वी, जो हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने ये पाया कि ये जो सेक्टर से यहाँ से आतंकवादियों ने ये प्लान बनाए और उसके बाद इंडिया पे अटैक किया। और पाकिस्तान की ड्यूटी ये होनी चाहिए कि इस तरीके के एरियाज को आप अपने कंट्रोल में लें। अगर आप इनके एक्शंस को रेटिफाई कर रहे हो और इनके एक्शंस को ओन कर रहे हो, सो यू आर फर्दर इनवाइटिंग ट्रबल। लेकिन अगर ये आप मानते हो कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, तो देन यू शुड डू इट, कि भैया ये हमारे यहाँ पे आकर के हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं और वहां पे ये कहीं भी जाकर के बम विस्फोट कर रहे हैं, किसी को भी जाके मार दे रहे हैं। दिस इज नॉट दैट कैन बी टॉलरेटेड। और अदरवाइज अगर पाकिस्तान की जो अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो मिलिट्री टारगेट्स को एंगेज करना चाहते हैं, हालांकि मुझे तो ये नूरा कुश्ती ही दिखी, बिकॉज की एक भी जो अटैक्स थे बारिंग पुंछ जहां पे कि कुछ सिविलियंस की डेथ हुई है,
किसी भी जगह पे कोई मिसाइल किसी उस पे गिरी नहीं जगह पे, टारगेट पे, इट वाज ऑल डिस्ट्रॉयड इन द एयर वनली, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है। सो फिर मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट ने इस वाले भी पीआईबी में लिखा कि वी डू नॉट, वी इट वाज एवरी अटैक बाय पाकिस्तान वुड बी proportionally responded, and so far we have taken an approach which is non-escalatory। हम बढ़ाना नहीं चाहते हैं वॉर को। ऑल्दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो अप्रोच है वो लोगों के एक्सपेक्टेशन से कंप्लीटली डिफरेंट है, बिकॉज लोगों के मन में तो ये था कि अब चढ़ाई ही कर दो, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो नहीं किया है। तो अगर पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है उनको ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट इज सेइंग अगेन कि आप अगर लाना चाहते हो, लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो वी आर फुल रेडी, नो प्रॉब्लम विद दैट। But as far as we are concerned, Operation Sindoor was done and dusted. We targeted those who we thought and we had credible information कि ये लोग थे जहां से हमारे अगेंस्ट में प्लानिंग की गई थी, और इन्होंने समाज में हिंदू मुसलमान का जहर घोलने का काम किया था। और हमारे यहाँ पे चूंकि एक वाइब्रेंट भारतीय समाज है जो अपने आप को इस्लाम से जोड़ता है, और वो हमारी सोसाइटी का पार्ट है, इसीलिए मोदी जी ने जब प्रेस ब्रीफिंग की गई तो उसमें 2 महिलाओं ने इस प्रेस ब्रीफिंग को किया, और आतंकवादियों को एक करारा तमाचा मारा गया कि अगर आप महिलाओं को किसी तरीके से कम समझते हो पुरुषों से, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि हमारे यहाँ तो शक्ति महिलाओं को ही मानी जाती है, देवी दुर्गा की वो ही शक्ति का रूप माना जाता है, किसी पुरुष को शक्ति का रूप मानते भी नहीं है। तो सोफिया कुरैशी वाज द वन who led the front, उन्होंने सारी जो ब्रीफिंग देनी थी मीडिया को वो दी, और दूसरी तरफ से एक सिख व्योमिका सिंह है, उन्होंने इसको दिया। So as far as government of India is concerned, Operation Sindoor was done and dusted, targets were attacked, and we said that no escalation thereafter। उसके बाद अब आपका जो है वो आप जाने, और आपकी जो सोच है वो आप देखें। मेजर साहब, मेरा आपसे सवाल है, अगर हम बात करें लाल टोपी जो कि इंडिया में बड़े फेमस है, जैद हामिद साहब के हवाले से, उन्होंने भी कुछ एक वीडियो पैगाम दिया है कि ये गज़वा-ए हिंद है और बहुत लंबी जंग है, इस तरह की स्टेटमेंट्स उन्होंने पास की हैं, और पाकिस्तानी आवाम जो है वो परेशान ना हो, पाकिस्तान जो है वो पूरा इसकी रिटेलिएशन करेगा, पाकिस्तान भी हमला करेगा, ये बहुत लंबी जंग है, तो हमें एक साथ मिलकर रहना चाहिए, इस तरह की बातें जैद हामिद साहब ने की हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जुमेरात है 8 मई और दोपहर तकरीबन 2 बजे का वक्त। कल रात से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक नई जंग का आगाज किया है, ड्रोन वॉरफेयर। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पाक फौज और फजाइया की जानिब से इनको मारकर गिराया भी जा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कौम इस किस्म की वॉरफेयर की आदी नहीं है, तो लोगों में बहुत ज्यादा अफवाहें फैलाई जा रही हैं, खौफ फैलाया जा रहा है, शक डाला जा रहा है कि ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, ये बहुत छोटे ड्रोन होते हैं, ये रडार्स में नहीं आते, पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस जैसा मुल्क भी, यूक्रेन भी तमाम तरह एयर डिफेंस के बावजूद इनको नहीं रोक सकता। ये वो ईरानी ड्रोन की तरह है, शाहिद ड्रोन जो ईरान का है, जो सैकड़ों की तादाद में रूस रोज यूक्रेन पर फायर करता है, उसी की कॉपी इसराइल ने बनाई है, इंडिया को दिया, इंडिया हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। ये नया वेपन सिस्टम है, इससे पहले हमारे खिलाफ कभी नहीं इस्तेमाल हुआ, और रडार से बच के ये शहरों में आ जाता है। इसका इलाज यही है कि इसको जैम किया जाए या मार के गिराया जाए, इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी, फिजिकल मीन से भी, और सब कुछ किया जा रहा है। लिहाजा पैनिक करने और घबराने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएंगे आपके शहरों में। हमें मालूम थी, ये बात हमने पहले बताई थी कि जंगें अब शहरों में होंगी, तो पैनिक करके चीखने और शोर मचाने के बजाय आराम से इत्मीनान से तसल्ली के साथ रखो कि ये जंग है, लंबी चलेगी। अभी तो दुश्मन के तैयारे भी आएंगे, उनके मिसाइल भी आएंगे, और हम भी उनको जवाब देंगे। ये शोर मत मचाना शुरू कर दो कि फौज कुछ नहीं कर रही, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। 2 मिनट सब्र से बैठो, हम बहुत तसल्ली से उनका मुंह तोड़ेंगे। हमने अपना पानी भी वापस लेना है, मुसलमान भी वापस लेने हैं, कश्मीर भी लेना है, और दिल्ली भी लेना है। लिहाजा शोर नहीं मचा, ये गज़वा हिंद है, लंबी जंग चलेगी। अभी या तसल्ली से बैठे, आपको ड्रोन की आवाज अगर अपने ऊपर शहर के नजर आती है तो किसी घर के अंदर दाखिल हो जाए, इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। और दूसरी बात, ये स्पेसिफिक टारगेट्स पर जा रहे हैं, ये फिलहाल सिर्फ फौजी इंस्टॉलेशंस को हिट कर रहे हैं, आम सिविलियन टारगेट्स को ये जा नहीं रहे हैं उनके पीछे। लिहाजा घबराने की जरूरत नहीं है। इनको एयर डिफेंस आर्टिलरी से अगर मारा जाता है तो शहर में गन्स की फायरिंग की आवाजें होंगी, लिहाजा पैनिक नहीं मचाएं, शोर नहीं करेंगे, पता नहीं धमाके हो रहे हैं और गोलियां चल रही हैं। आपके पास अगर कोई खबर पहुंचती है या कोई इस किस्म की वीडियो आती है, तो जिस तरह मैंने इस वीडियो का आगाज किया है कि पहले मैंने दिन बताया, तारीख बताई, शहर बताया, उसके बाद एग्जैक्ट काम की बात करें, फालतू लंबी बात ना घसीटे, और जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं मेरे पास भेजें, बिला वजह दुनिया में मशहूर न करें जिसकी तस्दीक नहीं हुई हुई। आप झूठ फैलाने का बाइस बनेंगे मैदान जंग में। इन्फॉर्मेशन हमारे पास भेजें, हम उसको प्रोसेस करके देखेंगे कि इसको हमने फौज को भेजना है या पब्लिक करना है। हम सब ने मिलकर ये जंग लड़नी है। घबराएं मत, परेशान मत हो। आपके पास कैमरा है, मोबाइल फोन है, आप इन्फॉर्मेशन वॉर के मुजाहिद हैं, इस गज़वे में शामिल हैं, लेकिन आपका काम दुश्मन का प्रोपेगेंडा फैलाना नहीं है, पाकिस्तान के दिफा की जंग लड़ना। लिहाजा हमारे साथ मिलकर इस जंग को लड़ें और ये पैगाम फैलाएं ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। दुश्मन पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहा, ये मामूली ड्रोन है, इनको मैनेज कर लिया जाएगा। हम इससे 100 गुना ज्यादा रिस्पॉन्स इंडिया को देंगे और उनके दांत तोड़ के सब आपके हाथ में लाकर दिखा देंगे कि ये मोदी के दांत है, ये इसको फ्रेम करा ले दीवार पे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब्र रखो, लंबी जंग है, इंशाल्लाह बहुत तसल्ली से हम जवाब देंगे दुश्मनों को। वो ठीक है, वो तो सोशल मीडिया पे अभी जो भी है हर लोग बात कर रहे हैं, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इस पे जरूर कमेंट करना चाहता हूँ कि जो डॉक्टर साहब ने कहा, देखिए जी बात सीधी सी है,
इंडिया ने कानून को, इंसाफ को, डॉक्टर साहब तो लॉयर भी है ना जी, उन्होंने हर चीज को हाथ में लिया और उन्होंने एक रेड लाइन नहीं, कई रेड लाइंस क्रॉस की। उन्होंने पहली रेड लाइन ये क्रॉस की कि उन्होंने 24 घंटे के अंदर तय किया कि जनाब, बल्कि 24 मिनट के अंदर तय किया कि जनाब मुजरिम कौन है। नंबर 2, उन्होंने खुद ही जज, मुद्दई, वकील सब कुछ बन के तो उन्होंने ना सिर्फ यह कि पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है उनके ऊपर, टारगेट्स के ऊपर अटैक किया, बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर की, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन करते हुए उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स के ऊपर अटैक किया। अब आप भले कहें कि वो जैश मोहम्मद है, भले कहें कि जी वो मस्जिद को हम नहीं मारना चाहते थे, लेकिन आपने हमारी मस्जिदों को मिसाइल हमले के साथ उड़ाया है, ये एक हकीकत है और ये हो चुका है। और ये जो रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं, इसके बाद पाकिस्तान ने क्या करना है, या पाकिस्तान की स्वाबी। उसके बाद वो महिलाएं आई, ठीक है, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल हैं, आप जिसको मर्जी है कहें कि जी वो आके ब्रीफिंग दें, वो आपका अपना एक इंटरनल मैटर है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुछ करने के बाद अगले दिन बड़ी टाइट लिप ब्रीफिंग दी है इन्होंने, और उसमें बार बार ये कहा है कि जी नॉन एस्केलेटरी। एस्केलेशन हो चुकी मेरे नजदीक, और एस्केलेशन होने के बाद अब पाकिस्तान ने फैसला करना है कि जनाब उसने इस बात का कैसे जवाब देना है। उन्होंने इसको पेंड करना है या उन्होंने इसको अभी सेटल करना है। क्यों कि जब ये रेड लाइंस रिबाहा क्रॉस हो जाती हैं तो उसके बाद इससे नई रेड लाइन क्रॉस होगी, उसके बाद उससे आगे। तो इसलिए बड़े अच्छे से मैं ये समझता हूँ जाती तौर के ऊपर कि पाकिस्तान को, ठीक है कि उन्होंने जहाज गिरा दिए, ये हो गया वो हो गया, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बड़े वाज़े अंदाज में इंडिया को ये बावर कराना होगा कि हजूर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, और इसकी रिटेलिएशन, इसका जवाब जो है वो मेरे हिसाब से कि अगर उन्होंने इस तरह 9 टारगेट से जो भी किए थे, पाकिस्तान के पास जो भी फोर्स अवेलेबल है उनको पूरी फोर्स के साथ वापस जो है ना इसका जवाब देना चाहिए, ताकि द मैसेज शुड गो लाउड एंड क्लियर, फौजी जबान में कहते हैं कि लाउड एंड क्लियर मैसेज जाए कि हजूर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो अभी पाकिस्तान का क्या जवाब आता है, मैं देखता हूँ कि जी आने वाले चंद दिनों में जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करे, जाहिर है उनकी अपनी मंशा है कि उन्होंने क्या इसके ऊपर डिसाइड करना है, लेकिन मेरी जाती नजर के अंदर यह है कि इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन की, इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को अटैक किया, सिविलियंस को कत्ल किया, उसके बाद मस्जिदों के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट मिसाइल दागे, उसके बाद और सोच समझ के दागे, ये नहीं था कि वो गलती से उन्होंने दागे, उन्होंने सोच समझ के मस्जिद के ऊपर दागे, और रात के 1 बजे मस्जिद में कौन से टेररिस्ट बैठे हुए थे कि जिनको उन्होंने टारगेट करना था। तो इसलिए ये शरारत इंडिया की तरफ से सोच समझ के की गई है। उसके बाद अगली सुबह बिल्कुल इस तरह इन्होंने लैंग्वेज लिखी कि जी नॉन एस्केलेटरी, और हमने आपके मिलिट्री टारगेट्स का बड़ा एहतराम किया, सिविल टारगेट्स का बड़ा, आपने कतई एहतराम नहीं किया, आपने अपनी मर्जी, अपनी मंशा सब कुछ कर ली। और अब इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी स्वाबदीद के मुताबिक जो भी बेहतर फैसला समझता है वो करे, लेकिन ये जो रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं, मेरे ख्याल में तमाम लोगों के लिए ये बहुत बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि इस तरह वन साइडेड अफेयर को अगर टॉलरेट किया गया तो मेरा ख्याल है कि फिर पाकिस्तान भी हक बजानिब है कि वो भी अपनी तरफ से जो भी मेजर्स वो समझता है उसको ले लेने चाहिए। क्यों कि फिर कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस जिसकी मर्जी में जो कुछ आए वो उसके ऊपर कर दे। बाकी यस कि जी सिचुएशन क्या है, तो सिचुएशन अब तब्दील हो गई है। पहले सिचुएशन ये थी कि पाकिस्तान में कोई अटैक को सीरियस ले ही नहीं रहा था। पीपल थॉट कि जी ये ठीक है कि जी सारा कुछ होता है सब कुछ, लेकिन पीपल नेवर थॉट कि जी हम इसकी कार्रवाई का कोई हिस्सा है या हम इसके जिम्मेदार हैं या हम इसके वो हैं। तो इसलिए पीपल वर वेरी पीसफुल इन पाकिस्तान, कि उनकी तरफ से कोई वो नहीं थी। ये इंडिया में डोंगरे बजा रहे थे कि जनाब हमने हमला करना है, ये है वो है। सच्ची बात है, फौजी जबान में बात करूं तो वो खोदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक कि भाई इतने 14 दिन लेके अगर यही हमले करने थे तो भले पहले दिन ही कर देते, मतलब 14 दिन खामखा कभी इधर से इधर होते रहे, तो उसके बाद ये निकला। और फिर अगले दिन सुबह ब्रीफिंग क्या कि भाई नॉन एस्केलेटरी थे, इससे ज्यादा हम नहीं ऐसे नहीं चलेगा जनाब। सीधी सी बात है, पाकिस्तान के ऊपर ना सिर्फ ये कि मकबूजा ये जो कश्मीर का डिस्प्यूटेड एरिया वहां पे अटैक हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर उसके मतलब मुल्क के ऊपर अटैक हुआ है। और हर पाकिस्तानी को इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए और अपनी गवर्नमेंट से, अपनी अफवाज से ये डिमांड करना चाहिए कि जनाब ये जो अटैक हुआ है और स्पेशली जो हमारी मस्जिदों के ऊपर अटैक हुआ है, ये किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये जो सिविलियंस मरे हैं इनका कोई गुनाह नहीं था, किसी अदालत ने किसी ने इनको कसूरवार नहीं ठहराया। तो अभी मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि डॉक्टर अभिषेक को अभी हंसी आ रही है। वैसे कानून की मंशा मुझे पढ़ाया करते थे, मुझे बताते थे कि मैंने जो ना कानून पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि अभी उनको हंसी आ रही है। अभी उनको चाहिए कि मुझे समझाएं
कि कौन से इंटरनेशनल कानून के ऊपर ये आता है। तो ये है असल रंग कि जिसके ऊपर जब इन्होंने अपना कर लिया तो अब ये दांत निकाल रहे हैं, लेकिन जब वैसे बात करते हैं तो फिर कानून के पीछे छुपते हैं। तो इसलिए मेरी समझ के मुताबिक हर पाकिस्तानी को इसको सीरियसली लेना चाहिए, इसको किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए, और इसके जवाब में पाकिस्तान को जो भी पाकिस्तान से बन पड़े वो पाकिस्तान को करना चाहिए। एस्केलेशन मेरे नजदीक हो चुकी, अगरचे जो बहुत सारे लोग हैं, मतलब जिस तरह दुनिया के बाकी लोग हैं वो सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन मेरे नजदीक बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं, और जब तक उन रेड लाइंस के ऊपर कोई मतलब बंदोबस्त नहीं किया जाता तब तक नेक्स्ट टाइम रेड लाइंस इससे ज्यादा क्रॉस होंगी। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे भी यही सवाल है। जैद हामिद साहब ने जो इंडिया के लिए कहा है कि ये बहुत लंबी जंग है और ग़ज़वा-ए हिंद है ये, और आप इस पर क्या कहेंगे? और सर दूसरे नंबर पर ये कि पहलगाम के कोई एविडेंस हमारे सामने नहीं रखे गए कि पाकिस्तान ने हमला किया था, और उसकी यानी कि एक शक-व-शुबहात पर आप लोगों ने पाकिस्तान पर हमला किया। कुछ आज़ाद कश्मीर में कुछ लोग भी मारे गए जो कि फुटेजेस हमारे सामने आई हैं, और वो आम शहरी थे सर, और इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बात है, यहाँ भी डिसअपॉइंटमेंट है, बिकॉज वी वर एक्सपेक्टिंग मच मोर देन दिस, बट वो हुआ नहीं। क्यों नहीं किया? क्या वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। एज एन इंडियन हमारा काम यह है कि जो सिस्टम है उस सिस्टम के दायरे में रह के बात करें और गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, उनके हाथ को स्ट्रॉन्ग करें। सो हैविंग सेड दैट, ऑल्दो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी जो गवर्नमेंट ने किया, इसके अच्छा तो जो मेजर साहब कहते हैं वाकई में वो पहले दिन ही कर देते, फायदा क्या था इतने 14 दिन का सस्पेंस बिल्डअप करके और फिर खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो मेजर साहब मैं आपसे वहां पूर्ण सहमत हूँ। देखिए मेजर साहब, जो बात ये ना, आप जो अभी इन्होंने कहा कि वो सिविलियंस थे, ये जो जिन बच्चियों से बोला कि तुम हिंदू नहीं हो और पैंटे खोल के दिखाओ, वो कौन से टेररिस्ट थे? सारे सिविलियन थे। ये लड़ाई हो क्यों रही है? लड़ाई ये हो रही है, और जब तक आप देखेंगे नहीं, जो जिस रेड लाइन का मेजर साहब को दर्द है उसी रेड लाइन का दर्द हमें बार बार होता है। ये जो आपने एक शराड क्रिएट किया है जिसको आप कहते हैं लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, अनफॉर्चुनेटली हम वो पॉलिसी अपना नहीं सकते, क्योंकि हम नॉन स्टेट एक्टर्स को जगह नहीं दे सकते समाज में। ऐसा नहीं कि क्षमता नहीं है, क्षमता आपसे बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें पता है कि आज आप नॉन स्टेट एक्टर्स करेंगे, आप गुंडे पालेंगे, कल को जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में हुआ ये बात, आपने गुंडों को हायर किया लोगों को डराने धमकाने के लिए, बाद में वो गुंडों ने पॉलिटिशियंस को डराना धमकाना शुरू किया और वो पॉलिटिक्स में जाकर के खुद ही इलेक्शन लड़ने लगे। पहले आप वोटों को लेने के लिए गुंडों को हायर करते थे, बाद में उन्होंने कहा कि जब हम तुमको वोट दिला सकते तो हम खुद नहीं वोट क्यों नहीं ले सकते। वी हैड बर्न, जिसको कहते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंडिया में। सो नॉन स्टेट एक्टर्स को हम पाल पोस नहीं सकते अपने, ये हमारी मजबूरी है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान एस्केलेट करना चाहता है, करे, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जो रेड लाइन हमारी थी वो ये कि पाकिस्तान में लैंड लॉलेस एरियाज हैं, लॉलेस लोग हैं जो पाकिस्तान की आर्मी के कंट्रोल में नहीं है, और या पाकिस्तान की आर्मी उनको कंडोन कर रही है, क्योंकि आज की जो फोटोज आई हैं उनमें तो वो सारे के सारे लोगों को, अगर वो सिविलियंस थे तो आर्मी के सारे जो बटालियन थी वहां पहुंची हुई थी, उन डेड बॉडीज के पास उनको ड्रेप किया गया था पाकिस्तानी फ्लैग में। तो आप एंडोर्स कर रहे हो उन एक्टिविटीज को। मैं फिर से कह रहा हूं, हमारी लड़ाई नॉन स्टेट एक्टर्स और टेररिज्म से है। पाकिस्तान से वी हैव नॉट डिक्लेयर्ड वॉर येट। इट डजंट मीन कि हम लोग उससे डर रहे हैं या हम उसको चाहते नहीं है। गवर्नमेंट ने क्यों ऐसा फैसला किया हमें नहीं पता, वो गवर्नमेंट जाने। गवर्नमेंट डजंट वांट टू एस्केलेट इट, दैट इज बिकॉज क्लोज डोर बहुत सी चीजें हो रही होंगी, और वो मेरे पेचेक के ऊपर की बात है। मैं कितना सा प्रोफेसर हूं और लॉयर हूं। मैं आपको लॉ का पॉइंट बता देता हूं मेजर साहब, चूंकि आपने लॉ को इन्वोक किया और मैं आपके सारे इंटरनेशनल लॉयर्स, प्रोफेसर, जजेस जो हैं, या चाहे वो ऑक्सफोर्ड से लेकर के दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में, उनसे कहिएगा वो पढ़ ले। द लॉ ऑफ वॉर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, जस एट बेलम या जस कॉन्ट्रा बेलम जो यूएन चार्टर में है, दूसरा है जस इन बेलो जिसको इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ या लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जो जेनेवा कन्वेंशन, हेग कन्वेंशन और उसके जेनेवा कन्वेंशन के 3 प्रोटोकॉल्स में है। जो यूएन चार्टर है उसमें मेन प्रिंसिपल आर्टिकल 2 में दिए गए हैं कि हाउ टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके 7 प्रिंसिपल हैं जो आर्टिकल 2 में केंद्रित हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो आर्टिकल 2 क्लॉज 4 है।
आर्टिकल 2 क्लॉज 4, उसके पहले 2 क्लॉज 3 है फ्रेंडली रिलेशंस के ऊपर। आर्टिकल 2 क्लॉज 4 कहता है इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट में। ये आर्टिकल 4 है, जिसका क्रक्स ये है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी या इंटरनेशनल रिलेशंस की मेंटेनेंस की बात है वो कैसे होगी, उसके ऊपर जनरल असेंबली का रिजोल्यूशन है 2625, आप पढ़ लीजिएगा। उसको कहते हैं फ्रेंडली रिलेशंस अमंग स्टेट्स रिजोल्यूशन 2625। उसमें कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं कि यदि आप ये कोई कार्य करते हैं तो इन कार्यों को माना जाएगा कि जो यूज ऑफ फोर्स का लॉ कोडेड है 2 क्लॉज 4 में वो वायलेशन है। उसमें से एक है, और आप अगर कहेंगे तो मैं अभी आपको ये ला के दिखा दूंगा, बिकॉज की जनरल असेंबली रिजोल्यूशन 2625 बेसिकली, ये मैं आपको पहले बताता चलूं आपके दर्शकों के लिए कि जनरल असेंबली रिजोल्यूशंस आर नॉन बाइंडिंग इन नेचर, बिकॉज आर्टिकल 9 और 10 में दे आर कंसीडर्ड एज रिकमेंडेटरी, दे आर रिकमेंडेशन फ्रॉम द जनरल असेंबली। ओनली द रिजोल्यूशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, दैट टू अंडर चैप्टर 7 और बाइंडिंग ऑन द स्टेट्स। But those General Assembly resolutions who have been overwhelmingly voted by international community, उनको फिर customary international law का दर्जा दे दिया जाता है और वो बाइंडिंग हो जाते हैं सबके ऊपर। 2625 में ये लिखा हुआ है फ्रेंडली रिलेशंस में कि यदि कोई स्टेट अपनी टेरिटरी अवेलेबल कराता है ऐसे फोर्सेस को जो दूसरी की कंट्री में जाके सैबोटाज की एक्टिविटी करते हैं, और वो फिर ये कहता है कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं या हमारे ये कंट्रोल में नहीं, हम इनके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उनकी एक्शंस को उनके ऊपर एट्रीब्यूट किया जाएगा। जो मेजर साहब समझना चाह रहे हैं वो ये कि हमारा एक्शन नहीं था जिसको वो इन्वेस्टिगेट करवाना चाह रहे कि इट वाज नॉट आवर एक्शन, व्हाई आर यू क्रॉसिंग द रेड लाइन बाय एट्रीब्यूटिंग समवन एल्सेस एक्शन एज आवर एक्शन। बात यह है कि जब आप 2625 को पढ़ते हैं और आप ऐसे अनासिर को अपने यहाँ पे जगह देते हैं जो दूसरी कंट्री में जाके सैबोटाज या यूज ऑफ फोर्स की एक्टिविटी करते हैं, तो वो सारे के सारे एक्शंस आपके ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ईरान अमेरिका क्लेम ट्रिब्यूनल्स की केसेस को पढ़ेंगे तो आप वहां पाएंगे कि जो ईरानियन रिवॉल्यूशन के बाद जो लोगों ने यूएस की एम्बेसी में घुस करके एक्शन किया, ईरान के लोगों ने कहा, ईरान की सरकार ने कहा कि ये हमारे लोग नहीं थे, लेकिन चूंकि उन लोगों की जिसे कह लीजिए उनको ग्लोरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेटमेंट दिए कि ये लोग मेन हमारे चैंपियन हैं और ईरान की आजादी और इस्लामिक रिवॉल्यूशन को ये रिप्रेजेंट करते हैं, तो फिर उनको कोर्ट ने कहा कि यू हैव बेसिकली रेटिफाइड द एक्शन। वो भले जब चूंकि ईरान उस समय एक पॉलिटिकल वैक्यूम में था, लीगल वैक्यूम में था, कोई लॉ नहीं था, लेकिन आपने चूंकि उनके एक्शंस को रेटिफाई कर दिया, उनके एक्शंस अब आपके एक्शंस माने जाएंगे। तो आप अगर किसी भी इंटरनेशनल को ट्राइब्यूनल में ये केस लाएंगे, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आर्ग्यू कि आपको चांसेस ऑफ सक्सेस नहीं मिलेगा। और यही दुनिया ने इसीलिए आपके साथ खड़ा होना नहीं स्वीकार किया, जबकि आप ये प्ली करते रहे कि इसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए। हाफिज सईद दनानाता फिर रहा है, उसके बाद 26/11 भी आज तक आपने नहीं माना कि आपने किया है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, कोई ट्रायल नहीं हुई। लकीवर जमान रखवी जो है वो बच्चे पैदा कर रहा है जेल से। तो अगर आप इस तरीके के नॉन सीरियस लेते रहेंगे चीजों को, तो मेरा ये डर है कि अभी तो गवर्नमेंट नॉन एस्केलेटरी कर रही है, वो अपने ही जनता के प्रेशर में बहुत ज्यादा आ जाएंगी तो चीजें खराब हो जाएंगी। हम फिर से कह रहे हैं, हमारी लड़ाई ना पाकिस्तान की सिटीजन के साथ है और ना ही, चूंकि गवर्नमेंट ने साफ लिखा, हमने एक भी मिलिट्री टारगेट को अटैक नहीं किया, हम इसको एस्केलेट नहीं करना चाहते। तो ऑल्दो आई एम एग्रीइंग विद यू मेजर साहब, इट इज खोदा पहाड़ निकली चुहिया, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट सिंस द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, आई वुड रिस्पेक्ट इट कि उनको हमसे ज्यादा पता है, उन्होंने ज्यादा कंट्रोल किया होगा, ज्यादा सोचा होगा, ज्यादा एनालिसिस की होगी, उनको इसके रिपरकशंस पता होंगे और वो पीस एंड स्टेबिलिटी को एक और चांस देना चाह रहे हैं। वही बात मैं आपसे भी कहूंगा कि आप बैठिए, सोचिए कि दिस इज अनदर चांस। यहाँ पे एक जिसे कह लीजिए काम थिंकिंग, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, रीजन थिंकिंग आपको एक बेहतर पाथ पे ले जाएगी, रादर देन दी ब्रवाडो जो कि हमारी टीवी पे चैनल्स पे दिखा। जी मेजर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? कोई हम अमन आता हुआ देख रहे हैं और चीजें जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी, जिस तरह के हालात चल रहे हैं, सिचुएशन जो चल रही है, और अभी तो खबरें ही पता ही नहीं चल रही फेक क्या है सच क्या है। तो ये आज भी लाहौर में जो है वो एक दहशत फैली हुई है आवाम में, ठीक है, और स्कूल्स बंद कर दिए गए। जो डीएचए वाली साइड पे लोग रहते थे, उन्होंने फौरन जो स्कूल्स ओपन थे उसको भी फौरी तौर पे बंद कर दिया, बच्चों को ऑन द स्पॉट घर भेज दिया जब ये धमाके की इंसिडेंट जो हमने सुना। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि अब लाहौर में इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आम आवाम बहुत ज्यादा खौफजदा है? मेरा ख्याल है
रिबाहा, जो मैं समझता हूँ वो ये समझता हूँ कि अब हारे तो सभी हैं। मतलब इंडिया के भी अवाम हार गए हैं, पाकिस्तान के भी अवाम हार गए हैं। मतलब जो भी अमन की बात करता है वो तमाम का तमाम लोग हार गए। लेकिन मेरे नजदीक ज्यादा नुकसान जो है वो इंडिया का हुआ है। ज्यादा नुकसान इंडिया का इसलिए हुआ है कि ये जो रेड लाइंस इंडिया ने क्रॉस की हैं, मतलब इंडिया एक हायर मॉरल ग्राउंड ले रहा था या ले सकता था, लेकिन इंडिया ने बजाय इसके कि उस हायर मॉरल ग्राउंड को ले, दे ऑप्टेड फॉर समथिंग स्मॉल। और मेरे हिसाब से उन्होंने ना टेक्टिकली, एक होता है कि जी चलो स्ट्रेटेजिकली गेन नहीं किया, लेकिन टेक्टिकली कुछ गेन कर लेते। मेरे हिसाब से उन्होंने ना स्ट्रेटेजिकली कुछ गेन किया है, लेकिन टेक्टिकली भी कुछ गेन नहीं किया। क्या किया उन्होंने? सिर्फ वो मिसाइल दागे, अपने जहाज गिरवाए। अब वो माने ना माने, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जी जो भी है, लेकिन दोनों साइडों के ऊपर मतलब गोला बारूद जो कुछ भी चला, उसके बाद उन्होंने अचीव क्या किया? मतलब मैं सोच ये रहा हूँ कि उन्होंने अचीव किया। उन्होंने लूज ये किया कि उन्होंने रेड लाइंस क्रॉस कर दी। जब आज डॉक्टर अभिषेक मेरे साथ रेड लाइंस क्रॉस कर देते हैं, उसके बाद मैं तो हक बजाने को कोई भी हरकत करने के लिए, और फिर आप इसको किस तरफ लेके जाएंगे? लेकिन मेरी अपनी जाती समझ के मुताबिक पाकिस्तान में जो 25 करोड़ लोग इस टाइम पे रह रहे हैं, और उसमें 70% जो यूथ है, ये 70% की 70% यूथ जो है वो हमेशा ये याद रखेगी कि जी इंडिया ने हमारे ऊपर अटैक किया। अब भले ये कहें कि जी वो पहलगाम, वो जो स्ट्रेटेजी है कि जी टू वो जो है ना, ये असल में बहुत पुरानी मिलिट्री हिस्ट्री की एक स्ट्रेटेजी है कि जी टू किल द एनिमी विद 1000 वुंड्स। ये बड़ा मशहूर डायलॉग है कि जो हर तरफ चलता रहता है। लेकिन ये अगर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी होती तो मैं पाकिस्तान को सलाम करता कि जनाब बहुत बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी बना ली है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं, ना मेरी समझ के मुताबिक। हाँ, पाकिस्तान की अपनी एक स्ट्रेटेजी है कि जी अपनी जान बचानी है, अपना दिफा करना है, अपने मुल्क को जो है वो रखना है, वो सारा कुछ है। और यस, कश्मीर का डिस्प्यूट जो है, वो कश्मीर के डिस्प्यूट के ऊपर पाकिस्तान की एक अटैचमेंट है, एक इमोशनल टच है कि जी वो सारा कुछ। अब हकीकत में बात करें तो देखें जी, जब इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हुए थे, जूनागढ़ था, हैदराबाद था और कश्मीर था, ये 3 बड़े डिस्प्यूट्स थे कि जो थे। जूनागढ़ का चलो सेटल हो गया। हैदराबाद के ऊपर इनके सरदार पटेल साहब जो है, वो बहुत सारी खबरें ऐसे हैं कि उन्होंने लियाकत अली खान साहब को कहा था, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, कि जनाब हैदराबाद हमें दे दें, कश्मीर आप ले ले। लेकिन उस जमाने में वो बात अब कितनी सच है, हुई नहीं हुई, वो सारी बातें गुजर गई। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें आज के सिनेरियो में रिबाहा, मैं भी मतलब उम्र में बड़ा हूँ, मुझे नहीं मालूम डॉक्टर साहब क्या एज है, वैसे तो यंग आदमी नजर आते हैं। लेकिन ये है कि मैं ये कहूंगा कि देखें, ये जो आप हैं, जो सब यंग हैं, वो ठीक है, वो जो है, वो तो ये याद रखेंगे ना कि इस तरीके से एक नाजायज पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने एग्रेशन की, और उसके रिएक्शन में क्या है? उसके रिएक्शन में यही है ना कि यहाँ पे अवाम में, हालांकि मैं थोड़ा मायूस ज्यादा इसलिए हूँ कि आज से 15 दिन पहले पाकिस्तान की आवाम में कतन 0% ये सेंटिमेंट था कि जनाब हमें कोई अटैक करना चाहिए, या हमें जो है ना इंडिया क्यों धमकी दे रहा है, ये वो है। पीपल एसोसिएटेड देमसेल्व्स विद पहलगाम के यार ये नहीं होना चाहिए था इस तरीके से, ये सारा कुछ। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर 100% लोग इसके ऊपर हैं कि जनाब ये बहुत ज्यादती हुई है। मस्जिदों के ऊपर अटैक, इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर अटैक, फिर वो एक बच्चा जो है वो शहीद हो गया। तो मतलब ये किस तरह की खूनरेजी है? और दूसरा कि हम कोई मतलब भूखे नंगे हैं, मतलब हमारे पास भी तमाम किस्म के हथियार हैं। मतलब ठीक है, अगर इसी तरह की बात है तो क्यों ना सारी चीजें जो है ना वो सेटल कर दी जाए। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ा लॉस है कि ये जो रेड लाइंस क्रॉस हुई हैं, इन रेड लाइंस के क्रॉस होने के ऊपर मेरी जाती समझ के मुताबिक दिस विल कम बैक एंड दिस विल बाइट इंडिया, एंड देन पीपल विल रियलाइज कि जनाब ये बहुत बड़ी गलती हुई थी। क्यों कि आप देखें तो सही कि रूस और अमेरिका दोनों सुपर पावर्स थे, दोनों न्यूक्लियर हथियार रखते थे, तो उन्होंने म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की वजह से उन्होंने प्रॉक्सीज बहुत लड़ी है। अभी भी ये रूस के खिलाफ अमेरिका जो है वो सारी जंग करा रहा है ना यूक्रेन, लेकिन रूस और अमेरिका डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन अवॉइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से इमेच्योरिटी और मेरे हिसाब से लीडरशिप शुड नॉट हैव बज्ड अगेंस्ट दी, बल्कि मेरे हिसाब से लीडरशिप खुद डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है कि अपने पॉलिटिकल गेन के लिए उन्होंने इतनी एस्केलेशन की, इतना माहौल बनाया। और अवाम तो जाहिर है कि जो आप माहौल बनाएंगे उसके ऊपर फिर वो चढ़ जाएंगे। तो इंडिया के अवाम जो है वो तो उसके ऊपर जो है ना मतलब चार्ज अप हो गए कि जी हमें ये जो है वो चाहिए। और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर को आके, इनके जो रक्षा मंत्री थे उनको आके कहना पड़ा कि जनाब जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिलेगा। और चलो अच्छी बात है, डॉक्टर साहब मान गए कि मिला क्या, मतलब ये कोई करने वाला काम था।
तो मेरे हिसाब से मैं जाती तौर पर बड़ा मायूस हूँ। मेरे हिसाब से ना पाकिस्तान का कोई नुकसान हुआ है, ना पाकिस्तान की अफवाज का कोई नुकसान हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच वो जो एक मतलब एक उम्मीद थी कि जी कोई पीस हो सकता है, कोई कल को आगे बढ़ सकते हैं, कल को आगे चल सकते हैं, मेरे हिसाब से वो सब भस्म हो गए। एंड इट विल बाइट इंडिया, एंड नंबर 2 it will take a long time before we will be able to fix it. बिल्कुल, जितने भी पीस के हवाले से पॉलिसीज थी उन सब वो तो मुझे लगता है कि फेल हो गई हैं। डॉक्टर साहब, क्या फ्यूचर देख रहे हैं इस वॉर का इंडिया पाकिस्तान के दरमियान? देखें, हमने इतनी जंगें लड़ चुके हैं, ठीक है, और अब भी ये वॉर है, और आप क्या समझते हैं कि इसका फ्यूचर क्या है? क्योंकि उस वॉर से भी किसी ने भी कुछ नहीं हासिल किया, ना इंडिया ने हासिल कुछ किया, ना पाकिस्तान ने कुछ हासिल किया। आप इस पर क्या राय रखते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब हमारी और आपके बीच की जो दुश्मनी है ना, वो दुश्मनी का रीजन इंटेलेक्चुअल और डॉक्ट्रिनल है। जब तक उस पर रिविजिट नहीं करेंगे, इन सब बातों का कोई वो नहीं होगा, फायदा नहीं होगा। अब आपको एक समाज का निर्माण करना है, बाकी तो ठीक है, वो हम लड़ लेंगे, ये लड़ लेंगे, वो सब से मुझे तो आई एम लीस्ट बॉदर्ड, बिकॉज मुझे पता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो करेक्ट है कि पाकिस्तान की सेना किसी भी तरीके की भारत की सेना की मैच नहीं है, ना वो इस कंडीशन में है। तो भारत ने तो बल्कि ये किया जिसके लिए मेजर साहब मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उन्होंने तो बल्कि एक फेस सेविंग दे दी। उन्होंने लिख दिया कि हमने मिलिट्री टारगेट्स को एक्नॉलेज नहीं किया है, उसको अटैक नहीं किया है। और जब वो कह रहे हैं तो ही बेसिकली जो ये रेड लाइन की बात कर रहे हैं, वो रेड लाइन हम बार बार कह रहे हैं कि मैं आपको लीगली, अगर आप कहीं ये लेके आते हैं इंटरनेशनल लीगल फोरम में, तो ये बात आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि कोई रेड लाइन क्रॉस की गई है। ओसामा बिन लादेन को मारते समय कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की है। सारी रेड लाइंस पाकिस्तान ने क्रॉस की हुई है कि वो इस तरीके का फोर्सेस बना के बैठे हुए हैं, उनको अनलीज कर देते हो, फिर कहते हैं जी इन्वेस्टिगेट करो, इसको बुलाओ, उसको बुलाओ, यहाँ पे इसको लेके जाओ इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को, ये सब दीज आर नॉट द वे टू डू इट। भाई, हमें तो बांग्लादेश धमकी दे रहा है कि हम आ जाएंगे, बिहार बंगाल को अपने अंदर मिला लेंगे। टेरिटोरियल रीविजिटिंग का इंडिया रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। हमारा क्लेम सिर्फ और सिर्फ पीओजेके पे है, वो हमेशा रहेगा। उसके लिए आपको जब भी आना होगा आप सेटल कर लीजिएगा, हम उसके लिए तैयार हैं। बाकी हम पूरे पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का रिस्पेक्ट करते हैं और उसको मानते हैं, और ना हम उसको डिस्टेबलाइज करना चाहते, क्योंकि अगर हम डिस्टेबलाइज करना चाहते तो हम चले जाते अंदर। मैं फिर ये कह रहा हूं कि इंडिया ने इसलिए नहीं कि वो नहीं कर सकता था, इंडिया कर सकता था पर उसने नहीं किया। अगर आप इसको इस तरीके से देखेंगे तो आप चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं थी, हमारे पास इंटरनेशनल कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं था, हमारे पास डोमेस्टिक विल पावर नहीं थी, क्या चीज नहीं था, सब कुछ था। वी हैड एवरीथिंग, बट येट वी डिड नॉट डू इट। व्हाई? बिकॉज वी डिड नॉट वांट टू क्रॉस द रेड लाइन एंड वी वांटेड कि पाकिस्तान टेक्स अ कोर्स करेक्शन। तो ये गलती नहीं, ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे पास हम कर नहीं पाए। जी, जो मेजर साहब ने बिल्कुल सही कही, इसीलिए मुझे भी हंसी आई कि मैंने कहा, जब इन्होंने कहा खोदा पहाड़ निकली चुईया, दैट वाज एग्जैक्टली दैट्स हाउ यू शुड समराइज इट, बिकॉज इंडियंस वांटेड मोर बट द गवर्नमेंट हेल्ड इट्स नर्व। उनको पता था, उन्होंने मैसेज दिया आज भी। अगर आपके अंदर पढ़ने की क्षमता है, अगर आपको वो पढ़ने की क्षमता है जो एक फाइन ब्रेन को देखना चाहिए, जो फ्यूचरिस्टिक है, वो कह रहे हैं टाइम इज स्टिल देयर, टेक अ कोर्स करेक्शन। किससे आपको दिफा करना है जब कोई खतरा ही नहीं है? जब इंडिया के पास मौका था, ये पूरा मौका था, इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेके सब कह रही थी इंडिया के पास सेल्फ डिफेंस है। मेजर साहब चाहे जो कहते रहे कि इनके पास राइट टू सेल्फ डिफेंस है, इंडिया को अटैक करना चाहिए था। हमें सिर्फ यह डिसाइड करना था कि इसका क्वांटम और इसका जो है स्कोप कितना बड़ा होगा। उसके बाद भी हमने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज नहीं किया, क्योंकि हमें पता है यदि पाकिस्तान की मिलिट्री हारती है तो वहां पे जो पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट होगा, वो पॉलिटिकल वैक्यूम इस पूरे रीजन के लिए एक डिफिकल्टी का बायस बनेगा। पाकिस्तान को हराना कोई बड़ी बात नहीं है, यूं हरा दिया जा सकता है। व्हाट विल हैपन पोस्ट वॉर? आप इराक क्रिएट करोगे या आप अफगानिस्तान क्रिएट करोगे? सो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मिलिट्री टैक्टिक्स है। मिलिट्री तो 20% है इस पूरे ट्रांजैक्शन का, 20%। 80% जो है वो मेंटल है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has basically given the people of Pakistan and the military of Pakistan another chance. Mend your ways.
Get them out of your system. Make a society which is progressive, scientific. भारत के पास एबिलिटी है, मगर हम नहीं करना चाहते। इससे बड़ा और क्या प्रूफ होगा? अगर आप अभी भी इसको नहीं समझ रहे हैं, भारत को अगर जाके तोड़ना होता, पाकिस्तान की मिलिट्री को हराना होता, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना होता, मेजर साहब इससे अच्छा मौका हमारे पास नहीं था। इंटरनेशनल कम्युनिटी से लेकर के और भारत के जो लोग थे उन तक सबका सपोर्ट था, बट वी डिड नॉट डू इट बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्टेबलाइज यू। वी डोंट वांट पाकिस्तान टू लूज इस टेरिटरी। पीओजेके हमारा है और वो हमारा रहेगा। उसके लिए हम लड़ने मरने के लिए आप 200 न्यूक्लियर वेपन ले आएंगे, वो सब बातें बाद में हो जाएंगी। लेकिन एज फार एज पंजाब इज कंसर्न, सिंध इज कंसर्न, एज फार एज योर अदर एरियाज आर कंसर्न, वो आपके हैं। वो आप जाने उनको कैसे आपको गवर्न करना है और फ्यूचर में क्या। इंडिया की टेरिटरी कोई इस्लाम के आने से नहीं बनी थी। इस्लाम के आने के हजारों साल पहले भारत की टेरिटरी बन चुकी थी। तो ये अंग्रेज आकर के एक हमें चूना पकड़ा गए कि ये लो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, और जो मुसलमान है वो साइन कर देगा तो वो टेरिटरी इस्लाम की बन जाएगी। ये इस बात को हम नहीं मानते थे। जो ईसा मुसलमान बन चुका था, उन्होंने भारत से अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए थे, अपने कल्चर खत्म कर दिए थे, उनको हमने एक्सेप्ट किया कि आप चले जाइए। लेकिन जो भारत की टेरिटरी को अपना मानते थे, वो इस आधार पे कि कोई एक पीस ऑफ पेपर अंग्रेजों के देने से 1857 से भारत का निर्माण नहीं हुआ था, उसके कहीं पहले से हुआ था। तो उन सब डिबेट्स में मैं नहीं जाना चाहता। हम फिर कह रहे हैं, भारत के पास क्षमता थी, है और रहेगी। नहीं किया। 2 बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आज के भी पीआईबी में लिखा, वी डोंट वांट टू एस्केलेट। इसका यह मतलब नहीं है कि हम नहीं कर सकते। इसका मतलब हम फिर कह रहे हैं, आप अपना देश चलाइए, अच्छे से चलाइए, प्रोग्रेसिव चलाइए, लोगों को पढ़ाइए लिखाइए और उनको वो बनाइए जो कि एक अच्छा समाज का निर्माण कर सके, जो दुनिया के साथ कदम से कदम चला के चल सके। बाकी अगर आपको ये है कि नहीं जी रेड लाइन हो गई, हम दिखा देंगे, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं? हम कहेंगे ब्रिंग इट ऑन, जो है फिर आपके सामने आ जाएगा। बट व्हाट आई सेड कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती थी, उसने नहीं किया। ये आपकी इस थ्योरी को डिस्प्रूव करता है कि भारत हमको खा जाएगा और हमें अपनी दिफा करनी है। इसको वो डिस्प्रूव कर दिया मोदी जी ने कि हम आपको नहीं खाना चाहते, हम आपको नहीं डिस्टेबलाइज करना चाहते, हम आपको नहीं सोशली जो है अपहीवल का शिकार बनना चाहते। हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम रावलपिंडी में आके बैठ जाएं गद्दी पे और आपका जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन संभालें, क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन जो है वो मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझता कि वहां पे जो है वो आपका सिस्टम हो और मिलिट्री के लोग बैठे हो, मार्शल लॉ लगा के कितने दिन आप शासन चला लीजिएगा। अल्टीमेटली तो आपको सिविलियन को ही हैंड ओवर करना है शासन। वो नहीं करना चाहता भारत। आपकी लोग ही चलाएं अपना देश, पाकिस्तान को पाकिस्तानी चलाएं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी कौन बनता है, अपने आप को वो कैसे डिफाइन करता है। मैं लास्ट बार रिपीट कर रहा हूं, इंडिया कुड हैव बट इंडिया डिडंट। दैट्स द सिल्वर लाइनिंग दैट यू शुड सी। जी मेजर साहब, एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? एंड पे मैं क्या मैसेज दूं? मतलब मैं तो सीधी सी बात आपको बताता हूं कि मिलिट्री हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ लें, शायद ही कोई हजरत ऐसे मिलेंगे कि जो कुछ कर सकते हो और वो किसी को माफ कर दें। तो मेरे हिसाब से ये जो क्लेम है डॉक्टर साहब का कि जी इंडिया जो है वो पूरी दुनिया इंडिया के साथ थी, मतलब सच्ची बात है कि जी चाइना ही को देख लें कि जी वो आयरन क्लैड फ्रेंडशिप वाला बयान था कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को खतरा हुआ तो इंडिया भूल जाए कि भाई आप क्या करेंगे यहाँ पे। तो मुझे तो नहीं मालूम कि डॉक्टर साहब को किसने मदद दी, लेकिन अब चूंकि ये इस इल्यूजन में रहना चाहते हैं, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का नया इल्यूजन है, वो हिंदुत्व राज है, वो सारी बातें हैं जिनको ये पहले डिनाई करते थे। चलो अच्छा है कि सारा कुछ एक्सपोज होके बाहर आ गया। मेरी नजर में अगर इंडिया पाकिस्तान को खड़का सकता, मैं सीधी दो टोक फौजी जबान में बात करता हूँ, तो इंडिया ने 1 सेकंड की देर नहीं लगानी। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा करना नामुमकिन है। मैं ये नहीं कह रहा कि मुश्किल है या बहुत मुश्किल है, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नामुमकिन है। ये छोड़ने के बाद में अफगानिस्तान बनेगा या ईरान, उससे पहले कोई बचेगा तो फिर ये सारी बातें होंगी ना। क्योंकि पाकिस्तान ने जो सलाहियत अपनी हासिल कर ली, उस सलाहियत के हासिल कर लेने के बाद दुनिया के जितने भी बड़े हैं वो भी पाकिस्तान को तभी थोड़ा बहुत जो वैल्यू देते हैं या बातचीत करते हैं या सब कुछ करते हैं। इंडिया भी जो पाकिस्तान को थोड़ी बहुत वैल्यू या सब कुछ करता है वो इसलिए करता है कि भाई अच्छी तरह समझ आए कि बचेगा कोई भी नहीं। तो इसलिए बराए मेहरबानी आपका अपने ज़हन में ये सब कुछ ख्याल होगा, लेकिन मेरी अपनी समझ के मुताबिक बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल इसलिए उन्होंने नहीं किया। नंबर 2, हाँ उन्होंने कहानी बड़ी शुरू की थी
वो समझ रहे थे कि पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाएगी और इस टाइम पे ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के अंदर वो थोड़ा बहुत फौज का और ये जो सारा सिविल का चल रहा है इसके अंदर। तो मेरी दो टोक राय अगर आप आखिर में मेरी बात करती हैं तो मैं ये दो टोक समझता हूँ कि मेरे हिसाब से, हाँ यहाँ पे मैं कॉमन बात करना चाहूंगा कि हम सब हारे हैं, कि हम सब जो पीस के लिए, अमन के लिए, मतलब बेहतरी के लिए, नई सोच के लिए, आप लोगों के लिए नए रस्तों के लिए बात करते हैं, वो सब लोग हार गए। नंबर 2, मैं समझता हूँ कि जी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने छोड़े डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए सेटिस्फाई करने के लिए जो कुछ किया, वो जो भी रीजंस दें, लेकिन मेरा ख्याल में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इट वेंट टू फास्ट और उन्होंने गलती की। ये रेड लाइंस नहीं क्रॉस होनी चाहिए। दे आर नॉट गुड फॉर एनीबॉडी, इनके लिए नहीं, हमारे लिए भी अच्छी नहीं। देखें कल को पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई कि जो हार्ड लाइन गवर्नमेंट हो, कि जी जो इस्लामिक आइडियोलॉजी जिसका डॉक्टर साहब जिक्र करते रहते हैं उसके ऊपर स्टक हो। मॉडरेट लोग आए हैं। अगर हार्ड लाइन उस तरह की गवर्नमेंट आई तो ये रेड लाइंस तो उनके लिए बहुत अच्छी हैं कि जी देखें जी, तो मेरी जाती नजर में ये रेड लाइंस नहीं क्रॉस होनी चाहिए। मेरे जाती नजर में स्ट्रेटेजिकली, टैक्टिकली नहीं कुछ भी गेन किया किसी ने। और ये अच्छी बात है कि डॉक्टर साहब यहाँ तक तो कम से कम मेरे साथ एग्री करते हैं, लेकिन मैं अपनी समझ में ये समझता हूँ कि ये दोनों मुल्क जो हैं भाई मर्जी ये कर लें। मैं और डॉक्टर साहब तब इस प्रोग्राम में इसी तरह हमने बातें करनी है, तो अलहदा नहीं हो सकते। तो मुझे मालूम है कि इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर जो है वो एक जैसा है, लेकिन इंडिया ने बड़ी गलती की, बड़ी ज्यादती की। इंडिया को इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने बड़े रेस्टोरेंट का मुजाहरा किया है और मेरे हिसाब से अभी पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेज हैं वो मुश्किल में है। वो मुश्किल में इसलिए हैं कि अब वो क्या करें, अब वो किस तरफ जाएं, वो क्या स्टेप्स लें, वो किस तरीके से अपने जो है ना होम बेस को सेटिस्फाई करें। तो एनीवेज बहुत लंबी बातचीत होगी, मैं तो इसको यहाँ पे क्लोज करूंगा। मेरे हिसाब से ये मुश्किल वक्त है दोनों मुल्कों के लिए और मेरे हिसाब से कि आने वाले दिनों में ये सारों को समझना होगा कि जी यहाँ पे, और मेरे हिसाब से कि अगर इसकी रिकंसिलिएशन के ऊपर कोई बातचीत की जाए तो मेरे ख्याल में कि दोनों साइडों को अच्छी तरह सेल्फ रिफ्लेक्ट कर लेना चाहिए कि भाई हमने करना क्या है और उसके बाद फैसला कर लें कि जो करना है। तो मैं जाती तौर पे कोई खुश नहीं हूँ। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस सिचुएशन। मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए था, बावजूद इसके कि डॉक्टर साहब कहें कि जी वो नॉन स्टेट, ये मैं उन सारी बातों को मानता हूँ, लेकिन चीफ जस्टिस के सामने भी कत्ल हो जाए तो चीफ जस्टिस अपने हाथ में चीजें नहीं लेता, भले जो मर्जी हो, वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और सारे के अंदर से गुजरता है और उसकी और पाकिस्तान में भी जो लोग, या मैं कह लूं कि जो चंद लोग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू या कंसर्न को शेयर करते थे, वो इसी बुनियाद के ऊपर करते थे कि जनाब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और ये सारी बातें। लेकिन देखे ना जी, जब आपने ये रेड लाइंस क्रॉस कर ली तो यू हैव लॉस्ट दैट मॉरल ग्राउंड, और जब वो मॉरल ग्राउंड आपने लूज कर लिया तो फिर वो ऑडियंस खत्म हो गई। अब तो बात है सीधी और दो टोक कि जी हम पे हमला हो गया, हमारे लोग मारे गए, उसके ऊपर कोई अपॉलॉजी, और उसके ऊपर मेहरबानी ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये एस्केलेशन हमने नहीं की। तो मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि इट इज अ लॉस फॉर एवरीबॉडी। ये अच्छी सिचुएशन नहीं है, स्पेशली दोनों देश के मुल्कों के लिए, इनकी जनता के लिए, इनके लोगों के लिए, और सबको मिलके बहुत अच्छे से सोचना होगा। और मैं हैरान हुआ हूँ कि बड़े पोलाइट, पढ़े लिखे, अच्छे लोग भी जो इंडिया के अंदर हैं, दे वर आल्सो ऑफ द ओपिनियन के हो जाए जंग। भाई जंगें शुरू करना बड़ा आसान है। अभी देखें अभी ये हो गया है ना, हालांकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो एग्री कर रहे हैं इससे कि जी बहुत मामूली हुआ है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये अभी खत्म नहीं हो रहा। इसको हाउ विल यू क्लोज दिस? तो इसलिए मैं डिसअपॉइंटेड हूं। आई बिलीव कि जी पाकिस्तान की जो आवाम थी वो मतलब बहुत डिफरेंट मूड में थी, लेकिन अभी बहुत डिफरेंट मूड है। और मूड ये है कि अभी रिबाह सवाल पूछ रही है कि जनाब वो फलां साहब ने ये कहा है तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, वो यहाँ पे डिस्कस भी नहीं हो रहे थे। तो एनीवेज मेरा तो फाइनल कमेंट ये है कि इंडिया ने टैक्टिकली भी कुछ गेन नहीं किया, स्ट्रेटेजिकली भी कुछ गेन नहीं किया। इससे बेहतर था ये सब कुछ ना करते। और मैं जाती तौर पे बड़ा मायूस हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहरहाल फिर भी बेहतर वक्त की उम्मीद करनी चाहिए। और उसमें मैं ये समझता हूँ कि जी बड़े बोल्ड मेजर्स चाहिए होंगे, बड़े स्ट्रॉन्ग मेजर्स चाहिए होंगे फ्रॉम ऑल साइड्स। और स्पेशली जो लोग हलाक हुए हैं, चाहे जो पहलगाम में हलाक हुए हैं या जो इन ये जो अटैक्स हैं इनकी वजह से हलाक हुए हैं, भाई दोस पीपल शुड बी, मतलब दे शुड बी एड्रेस्ड।
कि उनकी जो भी उनके लॉसेस हैं, उन लोगों को मतलब दे वर ह्यूमंस, वो उसको ना इंडिया इग्नोर कर सकता है ना पाकिस्तान इग्नोर कर सकता है। तो एक भी इनोसेंट अगर मारा गया है तो भाई इट कैन नॉट बी। तो एनीवेज बहुत ज्यादा इसके ऊपर क्या मैं अभी बात करूं, लेकिन मेरी समझ के मुताबिक जो पीस लविंग लोग हैं उनको आगे आके डिफरेंट सोच देनी होगी, नॉट ये सोच के जी हम उड़ा देते तो हमने मेहरबानी की। मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अदब के साथ एग्री नहीं करूँ। सर आखिरी सवाल, अमन की आशा तो फेल हो गई, एंड पर क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं देखिए, जो मेजर साहब कह रहे हैं मैं उनकी फीलिंग को समझ सकता हूँ, वो फीलिंग इंडिया में भी थी। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड एंड रेसिप्रोकेट जो उनकी फीलिंग है। मेरे अंदर वो गुस्सा था भाई, पहलगाम के बाद आई हैड लोड्स ऑफ एंगर, 4-5 दिन तक वो गुस्सा था। तो वो फीलिंग नाउ ही कैन फील। जो इंडिया, जो जैसे मेजर साहब कह रहे हैं कि जिसके पास भी ताकत होता है वो ताकत दिखा देता है, नहीं मेजर साहब, हमने आज तक नहीं किया, हमारी 10,000 साल की हिस्ट्री ही नहीं है, हम कभी गए ही नहीं किसी के। हम बांग्लादेश को भी चाहते तो अपने अंदर मिला लेते, मिलिट्री सेक्शन आपने तोड़ दिया, वो कर दिया, नहीं किया, बांग्लादेश को छोड़ दिया। आज बांग्लादेश कहता है कि हम बिहार और बंगाल को मिलाएंगे अपने अंदर अटैक करके, वो हमें धमकियां दे रहे हैं। मेजर साहब आप प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। तो बाकी जो मेजर साहब कह रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस हो गई है, वो इंडिया ये कैपेबिलिटी दिखाना चाहता है कि अगर आप नॉन स्टेट एक्टर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, और अब मेजर साहब कह रहे हैं कि जी जज के सामने भी कत्ल हो, बिल्कुल एक सभ्य समाज में यही तरीका है। कसाब को हमने ऐसे गोली नहीं मार दी, कसाब को पूरा ट्रायल हुआ तब उनको फांसी पे लटकाया गया। मगर आप पिछले कई सालों से ये एक डिनायल वाली जो बात है कि कारगिल कर दो, मना कर दो, हमने नहीं किया जी, फौजियों के बॉडी भी नहीं लेंगे, तो आपको जो बात आप कह रहे हो वो बात सही कह रहे हो, बट यू आर नॉट वॉकिंग द टॉक। दैट्स द प्रॉब्लम। आपने अपनी क्रेडिबिलिटी जीरो की हुई है समाज में। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी होती तो बिल्कुल यही तरीका था कि जिसने पहले ग्राफ पे अटैक किया था वो आप उसको खोजते, इन्वेस्टिगेट करते और उनको ट्रायल पे ले आते, बात खत्म हो जाती वहीं पे। उसका कोई मिलिट्री सोल्यूशन उसका सही तरीका था भी नहीं। मिलिट्री लोग अगर कोई अपराध कर रहा है तो उस अपराधी को सजा मिल जाती, बात खत्म हो जाती। बट व्हेन देयर आर ऑल द मीन्स ऑफ जस्टिस क्लोज्ड, तो हम क्या कर सकते हैं फिर? क्या आपके लिए हाफिज सईद हीरो है? वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आप करो जी हीरो है, वो फलाही काम करता है हमारे यहाँ, वो ह्यूमैनिटी का काम करता है। तो अब जब डॉक्ट्रिनल अंडरस्टैंडिंग अपोजिट है, आप हिंदुत्व को गाली दे रहे हो कि हिंदुत्व आ रहा है तो अब हिंदुत्व आ जाएगा। भाई इस देश को, भारत का नाम हिंदुत्व की वजह से है। जस्ट बिकॉज कोई बाहर की आइडियोलॉजी आ जाएगी तो हम अपनी आइडेंटिटी तो बंद नहीं कर देंगे ना। अब सोल्यूशन तो यही है कि आप उन डॉक्ट्रिन्स को, जो डॉक्ट्रिन आप लेके चल रहे हैं, उनको कैसे को एग्जिस्ट करवाओगे, ये आपको सोचना है मेजर साहब। बाकी मैंने जैसे भी कहा कि मैं आया ही इस टीवी चैनल पे, अरे ये रिबाज जी के प्रोग्राम पे, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग जो हैं, ये लोग झूठे नहीं है, ये लोग मक्कारी नहीं करते, ये सच में अपनी बात में ये जो पीस रखना चाहते हैं, मुझे ये फील होता है कि दे आर गुड पीपल। तो वहां तक बात पहुंचाने के लिए मैं आया, डिस्पाइट द फैक्ट कि अभी भी सिचुएशन ठीक नहीं थी, बिकॉज मुझे लगा कि थिंग्स को समझने की जरूरत है, ट्रांजैक्शंस को समझने की जरूरत है। अगर बात समझ में आ जाए, उसको आप दोनों तरफ से बात समझ में आ जाए, उस पर एक्शन लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो दर्द आज आपको हो रहा है, और मैं उससे रेसिप्रोकेट कर सकता हूं क्योंकि मैं मिट्टी का आदमी हूं। मेरे लिए भगवान को तो मैं नहीं जानता, मेरी मिट्टी ही मेरी वजूद है, मेरा एग्जिस्टेंस है। इसके ऊपर कोई अटैक हो तो मेरे भी खून आंखों में उतर आता है। आपको डिसअपॉइंटमेंट है, होना भी चाहिए, मगर हमने पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं किया। हमने उनके ऊपर अटैक किया जो पाकिस्तान को नहीं मानते, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और भारत की वॉर नेशनलिज्म की वॉर है, हम पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा मेजर साहब। बाकी तो बातें चलती रहेंगी, धीरे धीरे एक दूसरे को और बेहतर समझेंगे। एंड आई होप कि जो सत्य है, वो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, सत्य ही जीतेगा। और पीस ही सत्य है, शांति ही सत्य है। इसके लिए कितनी समय लग जाएगा ये देखना पड़ेगा, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूं, बिकॉज आई नो सत्यमेव जयते। और सत्य क्या है? को एक्जिस्टेंस सत्य है। सत्य क्या है? सबका भला सत्य है। सत्य क्या है? कि सबका स्वास्थ्य सत्य है। सबका जिसे कहते हैं ना कि सर्वे संतु निरामया सर्वे संतु सुखिना, सबका सुख सत्य है। मैं सुख में हूं और आप दुखी में हूं तो वो सत्य नहीं हो सकता। जब तक आप सुखी नहीं होंगे, मेरी जो फिलॉसफी है, मेरा सुख नहीं हो सकता। यही सत्य है, इसी को सरवाइव करना होगा। तो आई होप कि एक कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बैठें, समझें,
एंड आई कैन अंडरस्टैंड, आपके देश पे अटैक हुआ है, आपको बुरा लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज आप उसको उस दृष्टि से नहीं देखते जैसे हमने देखा है। जहां तक हमारा बात है, हमने पाकिस्तान पे अटैक नहीं किया है, because we did not target the Pakistani military or any kind of governmental bodies. We targeted जिसको आप कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, जिनको ईरान ने टारगेट किया है। We have targeted those जिसको आप कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स, ऑपरेशन बदर में जिनसे आप हमने उनको टारगेट किया है। We have basically done what the Pakistan military should have done. तो आप जब कह रहे हो कि terrorism in all its form and manifestation are unacceptable, then they should be also unacceptable. बात आगे बढ़ जाएगी। बाकी आप जितनी आपकी समझ है और जो आपकी सोसाइटी को सही लगता है वो आप भी कीजिए, उसका आपको हक है, because that's what the incentives of being a sovereign country are. जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।